नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जम्मू कश्मीर के पूंछ में रविवार को सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने छिपकर गाड़ी पर फायरिंग की और ग्रेनेड से हमले की बात भी सामने आ रही है। इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए, वहीं एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। आतंकियों ने भारी बारिश और कम विजिबिलिटी का फायदा उठाया और हमले को अंजाम दिया। आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी कर दी गई। जम्मू कश्मीर में साल 2022 में नवंबर तक छोटे बड़े 123 आतंकी हमले हुए हैं। 31 जवान शहीद हुए हैं, 31 नागरिकों की भी जान गई है। वहीं 180 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। इन हमलों के विरोध में जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की है। बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा पाप किया है, जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। लेकिन वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जम्मू कश्मीर के नेता मनीष साहनी ने यह कह दिया कि भारतीय जवानों के हत्यारे देश से आने वाले बिलावल भुट्टो, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको भारतीय सरजमी पर पांव रखने की इजाजत ना दी जाए। अब यह बात कहां से उत्पन्न होती है? दरअसल बिलावल भुट्टो का जिक्र क्यों हो रहा है, हम आपको वो बता देते हैं। भारत में अगले महीने गोवा में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होनी। भारत ने पाकिस्तान सहित संगठन में शामिल सभी देशों को आमंत्रित किया है। पाकिस्तान ने इस न्योते को स्वीकार किया है और अब पाकिस्तान की तरफ से इस बैठक में वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को आना है। इससे पहले दिसंबर 2016 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री सरताज अजीज अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए थे, लेकिन अस्वस्थता के कारण तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उस बैठक में शामिल नहीं हुई थी। आपको याद है, उस समय इस बारे में बड़ी बातचीत भी हुई थी। मई 2014 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे। बिलावल भुट्टो के उस वक्त आने की बात हो रही थी जब दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब थे। इसकी वजह से पाकिस्तान का आतंकवाद को बढ़ावा देना और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को अपने देश में पनाह देना, बिलावल भुट्टो के आने की बात उस वक्त रुक गई। और अब जब वो वापस उनके आने की बात हो रही है तो ये पूंछ का आतंकवादी हमला हो गया है और 5 जवान शहीद हो गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि वो जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने बोला वो बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन क्या भारत में सिर्फ शिवसेना ही नहीं, बीजेपी ने भी विरोध प्रदर्शन किया है और उन्होंने बोला है कि सख्त जवाब देना चाहिए। ऐसे में क्या भारत में ये आवाज उठेगी और फिर ये एक राजनयिक और राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा कि क्या बिलावल भुट्टो को इजाजत मिलनी चाहिए कि नहीं आने की? दरअसल हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं की है जिससे यह लगे कि आतंकवाद को रोकने का कोई प्रयास किया जा रहा है। दिवालिया हो रहा पाकिस्तान आतंकवाद को मदद करने को तैयार कहीं से भी नहीं दिख रहा है। हम देख रहे हैं लगातार, भले बिलावल भुट्टो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO की बैठक में शामिल होने आ रहे हों, लेकिन फिर भी क्या उन्हें आने की इजाजत देनी चाहिए? राजनीतिक रूप से सवाल उठ रहा है, लेकिन अगर वो नहीं आते हैं, इस पर एक राजनीतिक फैसला हो जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर यह फैसला हो जाता है, भारत सरकार ये फैसला ले लेती है, तो फिर इसके मायने क्या हो? विनोद शर्मा पॉलिटिकल एडिटर है हिंदुस्तान टाइम्स के और ब्रह्मा चेलानी कूटनीतिक मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्मा चेलानी जी, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, कितना पॉसिबल है कि भारत ये कदम उठाए? भारत तो होस्ट नेशन है और होस्ट नेशन का फर्ज है कि जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं SCO के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको इनवाइट करना ऑब्लिगेटरी है। तो बिलावल भुट्टो को इनवाइट करना तो बहुत ही जरूरी था क्योंकि यू कैन नॉट एक्सक्लूड वन कंट्री। मगर जो असली इशू ये है संकेत कि क्या जब बिलावल भुट्टो आते हैं गोवा में उनकी जयशंकर के साथ बायलैटरल मीटिंग होगी कि नहीं, इस
टेररिस्ट अटैक के बाद बायलैटरल मीटिंग नहीं होनी चाहिए। इससे एक क्लियर मैसेज मिल जाएगा पाकिस्तान को कि बिलाल भुट्टो तो आए भारत, मगर जयशंकर के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई। यही काफी रहेगा भारत के लिए। जी विनोद शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दो तरीके हैं इसके। एक तो अगर आप राजनीति जो हो रही है उसके संदर्भ में जवाब दें, और दूसरा डिप्लोमेटिक इंप्लीकेशंस कि अगर भारत ऐसा फैसला लेता है। हम एक बार फिर ये चीज साफ कर दें कि अभी ये बयान जो हैं ये कुछ नेताओं के आ रहे हैं, एक विरोध प्रदर्शन बहुत ही लोकली हो रहा है, भारत ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। नहीं, भारत क्या फैसला लेगा? आपके पास प्रेसिडेंसी जो है एससीओ की रोटेशनल प्रेसिडेंसी है, और एससीओ का चार्टर में लिखा हुआ है कि एससीओ के फोरम पर कोई भी मेंबरान बायलैटरल इश्यूज नहीं रेज करेंगे, क्योंकि एससीओ का जो चार्टर है वो ये कहता है कि एक कॉन्सेंसस बनाया जाए अहम अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर। यह बात अलग है कि उसमें आतंकवाद भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली कोई बायलैटरल इशू रेज नहीं किया जा सकता। ये बात हम लोगों को वाजे कर दी गई थी जब हमको मेंबरशिप दी गई, हमें और पाकिस्तान को एक साथ दी गई थी अस्ताना में, कजाकिस्तान में, और उस पर कह दिया गया था कि आप बायलैटरल इश्यूज जो हैं वो दरकिनार रख के यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, और ये बायलैटरल इश्यूज रेज नहीं हो सकते। इसकी बात हमारे प्रधानमंत्री ने 2020 में एससीओ समिट के दौरान, जब 19 का प्रकरण पाकिस्तान उठाता था, कश्मीर वाला 370 वाला, उसके जवाब में ये कहा गया हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, और फिर रशियंस ने याद करवाया पाकिस्तान को कि आप ये चार्टर के खिलाफ जा रहे हैं, आप इस बायलैटरल इश्यूज रेज नहीं कर सकते एससीओ के प्लेटफॉर्म पे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब शिवसेना क्या बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बोल रहे हैं, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज दिस इज अ डिप्लोमेटिक इशू। यहाँ भारत होस्ट है, भारत की इज्जत का भी सवाल है यहाँ पर कि भारत अच्छे से जो एससीओ के जो मीटिंग्स है उनको करवाए, जब तक उसके तत्वावधान में हो रही है। वैसे तो आप फिर G20 में आ जाइएगा कि भाई अगर आप एससीओ में इनको नहीं बुला रहे, पाकिस्तान ना आए, तो फिर चीन को भी नहीं आना चाहिए, फिर G20 में चीन को भी नहीं आना चाहिए। तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है ना भाई, इसका कोई अंत नहीं है। जी ब्रह्माचलानी जी, देखिए एक चीज जो अभी विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि बायलैटरल इश्यूज डिस्कस नहीं हो सकते। बायलैटरल का मतलब ये हुआ कि द्विपक्षीय वार्ता जो है वो यहां पर इस मंच में नहीं हो सकती। इसमें जो इसका चार्टर है, जो चार्टर है उसके हिसाब से जो टॉपिक तय हो जाएगा, अगर वो टॉपिक बायलैटरल में भी मुद्दा है तो वो उस तरीके से उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन आप बहुत स्पेसिफिकली बात नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि एक बिलावल भुट्टो के यहां आने के बाद भी ये बातचीत हम बतौर देश उनसे नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान से सवाल पूछे जाएं कि आपकी आर्थिक स्थिति खस्ता हाल, लेकिन उसके बाद भी आतंकवाद पर किसी भी तरीके से नकेल नहीं कसी गई? संकेत, आप ठीक कह रहे हैं। आप देखिए इस समय पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी खराब है, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। इकोनॉमिकली तो बहुत ही खराब है, वहाँ पर फूड शॉर्टेजेस भी हैं पाकिस्तान में। टुडे पाकिस्तान इज एट वन ऑफ इट्स वीकेस्ट मोमेंट्स। उसके बावजूद पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं टेररिज्म के साथ वो कायम है। तो ये जो नेक्सस है पाकिस्तान का टेररिज्म के साथ बहुत ही सॉलिड है, और बिलाल भुट्टो गोवा के मीटिंग में आने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा भारत को। मगर एससीओ समिट में, एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स के मीटिंग में ये बायलैटरल इश्यूज तो रेज नहीं होंगे। मगर क्या होता है कि जब ये मल्टीलैटरल मीटिंग्स होती हैं तो साथ साथ में बायलैटरल मीटिंग्स भी होती हैं। जैसे जयशंकर बाकी कई सारे फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ बायलैटरली भी मीटिंग्स करेंगे। तो इस तरह की बायलैटरल मीटिंग बिलाल भुट्टो के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छा, मैं आपकी बात समझ गया ब्रह्माचलानी जी। मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं कि एससीओ समिट के दायरे में ऐसा कोई बायलैटरल प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई डिग्निटरी आया हुआ है, जैसे कोई विदेश मंत्री आया हुआ है, अगर उसके साथ
दो देश एससीओ के साइड लाइंस में, यानी कि इस मुख्य समिट से अलग हट करके अगर मिलना चाहते हैं तो वो मिल सकते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं? तो बिल्कुल यही कह रहे हैं। तो इस तरह की बायलैटरल मीटिंग अगर होती है जयशंकर और बिलावल भुट्टो की साइडलाइंस पर, उससे गलत मैसेज हम भेज सकते हैं। तो इस तरह की मीटिंग नहीं होनी चाहिए बायलैटरल, यही काफी रहेगा बतौर संदेश। जी बिल्कुल। विनोद जी, आप क्लोजिंग कमेंट्स अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि बायलैटरल ऑन द साइडलाइंस ऑफ मल्टीलैटरल मीटिंग्स तो होती है, और वो आपके ऊपर मुतमईन है। अगर आप मुतमईन है कि वो बातचीत होनी चाहिए तो आप करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। तो इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। वो भारत की चॉइस होगी अगर वो नहीं मिलना चाहते बिलावल भुट्टो को, और अगर वो मिलना चाहते हैं तो वो बातचीत भी हो सकती है। क्योंकि आपको याद करेंगे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां पर मुशर्रफ को बुलाया था आगरा में, तो किस बैकग्राउंड में बुलाया था? कारगिल कर चुके थे, वो पार्लियामेंट पे अटैक हो चुके थे, उसके बावजूद उनको बुलाया गया। तो मैं ये कहता हूं कि अभी हाल ही में एक किताब रिलीज हुई है सत्ती लांबा साहब की पोस्टह्यूमसली, और उसमें लिखा गया है कि अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हम कम से कम हमारे जो हमसाया मुल्क है उससे उनके रिश्तों को ना उलझाएं, और बातचीत होती रहनी चाहिए। ये बात अलग है कि आप स्ट्रक्चर्ड बातचीत नहीं करें, ये बात अलग है कि आप रेगुलर डायलॉग नहीं करें, लेकिन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुले रहने चाहिए हमसाया मुल्कों में। ये एक्सपीरियंस बताता है और ये समझाया भी जाता है तमाम दुनिया में। अब पाकिस्तान को एफएटीएफ से बाहर किसने किया है? एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को किसने हटाया है? उन्हीं ताकतों ने हटाया है ना, जिनसे हम लोग दोस्ती भी करते हैं, हमारी दोस्तियां भी हैं। तो जब हम इस बात से नाखुश, हमको ये कहना चाहिए ना फिर कि एफएटीएफ से क्यों हटाया गया पाकिस्तान को, जब लगातार वो प्रोत्साहन दे रहा है आतंकवादियों को हमारी तरफ। उसी तरह से पाकिस्तान को अब जो दोबारा से एड देनी शुरू की है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, उनकी मदद होनी शुरू हुई है, जो F-16 जो है उस संदर्भ में आपको याद से चीजें रखनी चाहिए। तो वो मुल्क भी उनके साथ डायलॉग बना के रखना चाहते हैं, और उसकी इकोनॉमी जब गिर रही है ना, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हम लोग अपने देश के हित में लड़ेंगे, लेकिन दिमाग लगा के लड़ना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी हाल ही में जो बातचीत का दौर बंद है हमारा और पाकिस्तान के बीच में, तो हमको बताना चाहिए ना इन लोगों को, पाकिस्तान ये इनके जो दोस्त बन रहे हैं अभी आज के दिन, कि जो लोग पाकिस्तान को एपिसेंटर और टेरर मानते हैं वो भी उसकी मदद कर रहे हैं। क्योंकि उसकी अगर इकोनॉमी बैठ गई तो उसका जो असला है, उसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसकी सिक्योरिटी की चिंता तमाम दुनिया को है। तो इसीलिए उसकी इकोनॉमी को भी बॉन्ड रखने के लिए मदद देते रहते हैं। देखते हैं मामला जो है ये कुछ नेताओं द्वारा उठाई गई इस मांग तक ही सीमित रहेगा या आगे जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए रुक करते हैं एक और मसले का। सोने की खान पर नियंत्रण को लेकर एक देश गृह युद्ध की आग में जल रहा है। अफ्रीकी देश सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल ही आमने सामने आ गए। सोचिए कैसी स्थिति हो गई है वहां। यहां के अर्धसैनिक बल का नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि RSF। राजधानी खार्तूम में रणनीतिक लिहाज से अहम लगभग सभी जगहों पर झड़पें हो रही हैं। इस संघर्ष में सूडान में 100 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। सूडान में गृह युद्ध दशकों तक चलता रहा है। सूडान में नागरिक सरकार को सत्ता सौंपने को लेकर लंबे समय से संघर्ष जारी है। इस बीच जो अर्धसैनिक बल हैं RSF, उसके विलय की बात भी उठने लगी। थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड बता दें और उसके बाद इसका भारत से क्या यहां पर हम क्यों चिंतित हैं उसके बारे में भी बताएंगे। सेना में अर्धसैनिक बल के विलय का प्रस्ताव सामने आया, लेकिन इसे रैपिड सपोर्ट फोर्स ने खारिज कर दिया। अभी सूडान को देश और रैपिड सपोर्ट फोर्स मिलकर चला रहे हैं। विलय की बात पर दोनों आमने सामने आ गए हैं। रैपिड सपोर्ट फोर्स का गठन 2013 में हुआ, लेकिन देखते देखते ये बेहद मजबूत हो गया। इसके पास करीब 1 लाख जवान हैं। सेना भी झुकने को तैयार नहीं है। फिलहाल लड़ाई खत्म होने का आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं और सूडान में कई देशों के नागरिक भी
फंसे हुए हैं, जिसको लेकर के चिंता बढ़ी हुई है। और यहां आते हैं हम इसका भारत कनेक्शन को लेकर के, क्योंकि भारत के भी नागरिक सूडान में फंसे हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की। प्रधानमंत्री ने सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया। सूडान के विभिन्न हिस्सों में 3000 से अधिक भारतीय फंसे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सुरक्षा पर खास तौर से ध्यान दिया जाए। पीएम ने गोली लगने से पिछले हफ्ते एक भारतीय की मौत पर भी बहुत दुख जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूडान के पड़ोसी देशों से हमें संपर्क बनाकर रखना चाहिए कि अगर उनको ट्रांसफर किया जाए। आपको याद है यूक्रेन में भी इस तरीके से हुआ था, पोलैंड से बात चली और भी मुल्कों से बात चली और वहां से लोगों को उड़ा उड़ा के वापस हिंदुस्तान लाया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये सब शामिल थे। बैठक में सूडान में भारत के राजदूत और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। अब आप ये जान लीजिए कि भारतीयों को किस तरीके से निकाला जाए एक ऐसी कठिन परिस्थितियों में, ये कोई पहली बार भारत नहीं करने जा रहा है। इससे पहले भी भारत ने सफलतापूर्वक अपने नागरिकों को वापस लाने का अभियान चलाया। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो रहा था, और आप जानते हैं ये अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, तो बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर फंस गए। 1 फरवरी 2022 से 11 मार्च 2022 के बीच करीब 22,500 भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकाला गया। ऑपरेशन गंगा के तहत 90 उड़ानों के जरिए भारतीयों को लाया गया। एयरफोर्स के विमानों ने भी लोगों को लाने के लिए 14 उड़ानें भरी। 2016 में दक्षिणी सूडान से ही फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया गया था। उस वक्त सरकार ने ऑपरेशन संकट मोचन चलाया था। करीब 150 भारतीयों और 2 नेपाली नागरिकों को वहां से निकाला गया। 2015 में इराक में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया। 7000 लोगों को सुरक्षित लाया गया था। इराक के कई शहरों में ऑपरेशन सेंटर बनाए गए थे। 2015 में ही यमन से 6710 भारतीयों को वापस लाया गया। 2011 में लीबिया में फंसे 16400 लोगों को सुरक्षित लाया गया। कई और सफल ऑपरेशन हुए जिनके जरिए लोगों को सुरक्षित लाया गया। लेकिन सबसे बड़ा ऑपरेशन था 1990 का। उस दौरान कुवैत से 1,70,000 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया। 500 विशेष विमानों ने जॉर्डन और दूसरे देशों से उड़ान भरी। यह इतिहास का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट अभियान है, जिसके ऊपर फिल्में भी बन चुकी हैं। तो आप ये जानिए कि भारत का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है अपने नागरिकों को सुरक्षा पूर्वक अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन से वापस लाने की। उम्मीद रहेगी कि इस बार भी योजना जल्दी बनेगी, तुरंत बनेगी, और जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं सूडान में इस लड़ाई के बीच में, जहां गृह युद्ध चल रहा है, वहां से भारतीय सुरक्षित घर लौट आएंगे। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर पर। अतीक अहमद की सरेआम हत्या के आरोपी 2 गिरफ्तार हो गए। 3 आरोपी थे, वो गिरफ्तार हो गए हैं। सीन रिक्रिएट हो गया है, 12 सवाल पूछे जा चुके हैं। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। लेकिन ये किसकी साजिश थी? वो हथियार कहां से आया? इसके पीछे कौन जिम्मेदार था? इसकी जांच लगातार जारी। आरोपी जेल में हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। हत्या को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस हत्या को लेकर नेताओं की बयानबाजी कम नहीं हो रही है। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है, मैं सरकार जब कहता हूं तो मैं जांच एजेंसियों की बात कर रहा हूं, जो जांच करके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अतीक और अशरफ के जो हत्यारे हैं वो किस साजिश के तहत आए, उनको किसने फंड किया, उनको वहां कौन लाया, पैसा किसने दिया, मास्टरमाइंड कौन था, ये गरीब परिवार के लोग, कोई 5वीं पास 8वीं पास अनपढ़, ये सारे लोग एक साथ कैसे आए, हथियार चलाने की ट्रेनिंग किसने दी, मीडिया का आई कार्ड किसने बनाया, माइक किसने पकड़ाया, कैमरा किसने खरीदवाया, ये सारी चीजें जांच का विषय है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना ने हत्या वाले दिन यह कह दिया था कि जुल्म की इंतहा होती है, अपराध की पराकाष्ठा होती है, तो कुछ फैसले आसमान से होते हैं और यह आसमानी फरमान होता है।
और ये कुदरत का फैसला है। आइए पहले उस दिन का ये बयान सुनते हैं। जब जुल्म की इंतहा होती है या जब अपराध का पराकाष्ठा होती है तो कुछ फैसले आसमान से होते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये कुदरत का फैसला है, ये आसमानी फैसला सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये नंबर 2 मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ सरकार में, बहुत सीनियर विधायक, शाहजहांपुर के 9 बार के विधायक। और जब ये गोलीकांड हुआ इसके कुछ ही घंटे बाद ये बयान इन्होंने दे दिया। खैर ये माना जा रहा था कि उस समय लोग अपना शुरुआती बयान दे रहे हैं, लेकिन अब तो जांच हो रही है। जांच हो रही है तो इस बात की जांच हो रही है कि तार कहां तक जुड़े हैं, ये लोग कौन है क्या नहीं है। लेकिन अब सहारनपुर में नगर निकाय चुनाव के दौरान बीजेपी के विधायक राजीव गुंबर ने क्या कह दिया, आपको वो सुना दें। उन्होंने ये बोला कि अतीक अशरफ को ऊपर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, दावा देखिए, आइए सुनते हैं। सहारनपुर से भी गुंडों को बाहर लगाया है और डॉक्टर अजय सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी को पहुंचाया नहीं पहुंचाया, अशोक को पहुंचाया नहीं पहुंचाया। आपने बयान सुना, ये हैं राजीव गुंबर, बीजेपी के विधायक हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि आप हमारे ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं, अभी तो जांच चल रहा है, जरा देख लें कि उसमें ये लोग कौन थे। सरकार अपने आप को इन अपराधियों से, जिन्होंने अतीक और अशरफ भी अपराधी हैं, और मैं बार बार यहां पर ये पोजीशन ला दूं इससे पहले कोई बहुत बड़ा आरोप लगा दे, जो अपराधी हैं उनका अपराध का अंत होना चाहिए, लेकिन रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से। तो जिन अपराधियों ने अपराधियों को मारा, जाहिर सी बात है सरकार जांच कर रही है, लेकिन यहां जांच अभी खत्म भी नहीं हुई, जरूरी सवालों के जवाब भी नहीं आए। बीजेपी के विधायक कैसे यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने यानी कि उनकी सरकार ने अतीक और अशरफ को ऊपर पहुंचाया। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो शूटर हैं इनका कोई राजनीतिक कनेक्शन है? क्या यह कहना चाहते हैं राजीव गुंबर, या फिर ये उन्होंने चुनाव के माहौल में मुंह से उनके बात निकल गई? ये कैसा चुनाव में आप अपना फायदा उठाना चाहते हैं कि जो चीज अभी तर्कसंगत नहीं है, जो चीज अभी साबित नहीं हुई है, उसको आपने अपनी जीत की तरीके से प्रस्तुत किया। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो राजीव गुंबर कुछ ऐसी बात जानते हैं जो हम नहीं जानते हैं, कि उनका तर्क यह है इस बात का कि उनकी सरकार ने यह फैसला लिया है और जो अपराधी हैं अतीक और अशरफ, उनको ऊपर पहुंचाया है। क्योंकि दावा तो इसी तरीके से किया जा रहा है कि पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, अतीक को ऊपर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, तो ये दावा कर रहे हैं। या तो उनको कुछ ऐसा पता है अपनी सरकार के बारे में जिसका वो दावा कर रहे हैं यहां पर, या फिर चुनावी माहौल में वो ऊंचे बोल बोल रहे हैं, बड़े बोल बोल रहे हैं। जो भी हो, क्या इस बात पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि राजीव गुंबर क्या कहना चाहते थे, बीजेपी के विधायक? इससे पहले कि हम दूसरी कहानी पर जाएं, आइए एक बार फिर से आपको राजीव गुंबर, जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने जो बयान दिया, वो बयान आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार वो बयान फिर से सुन लें और उसके बाद अपना मत खुद बनाएं। अभी को पहुंचाया नहीं पहुंचाया, अशोक को पहुंचाया नहीं पहुंचाया, तो सहारनपुर से भी गुंडों को बाहर लगाया है और डॉक्टर अजय सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी को पहुंचाया नहीं पहुंचाया, अशोक को पहुंचाया नहीं पहुंचाया। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, मुश्किलें उनकी कम नहीं हो रही हैं, बिल्कुल भी कम होती नहीं दिख रही हैं। उन पर महिला कांग्रेस की नेता के उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। श्रीनिवास बीवी पर कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। श्रीनिवास बीवी पर क्या क्या आरोप हैं, आइए आपको वो बताते हैं। आईपीसी की इन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। धारा 284, 284
अश्लील गाने को गुनगुनाना या गाना या कहना, ये एक धारा है। सेक्शन 509 धमकाना, सेक्शन 294 अश्लील शब्द बोलना, सेक्शन 341 जबरन रोकना, सेक्शन 352 हमला, सेक्शन 354 महिला पर हमला, सेक्शन 354A लगातार अश्लील टिप्पणियां और लगातार उत्पीड़न करना, और सेक्शन 506 आपराधिक जोर जबरदस्ती। ये सारे आरोप जो हैं श्रीनिवास बीवी पर लगे हैं, और कुछ और भी आरोप लगे हैं, वो आपको बता दें। आईटी एक्ट के तहत धारा लगाई है हेमंत बिस्व शर्मा की पुलिस ने, ये है धारा 67 आईटी एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील चीजें भेजना। इतनी सारी धाराएं ये जो श्रीनिवास बीवी पर लगी हैं, ये क्यों लगी हैं और इसके मायने क्या होंगे, जबकि वो कर्नाटक चुनाव में अभी अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। दरअसल उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप यूथ कांग्रेस की ही एक महिला ने लगाए थे। इन सारी चीजों पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी। अब जो एफआईआर दर्ज किया गया है श्रीनिवास बीवी के विरुद्ध, उसमें जो चार्जेस लगाए गए हैं उनमें से जो मुख्य आरोप है वो आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, असल्ट ऑन वुमेन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इसके साथ यूज़ ऑफ रिमार्क्स ऑफ सेक्सुअल इन नेचर, ये सब जो आरोप हैं ये दर्ज किए गए हैं आईपीसी के सेक्शंस द्वारा। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की सेक्शन 67 जिसके तहत ये आरोप लगाया गया है कि जो आरोपी हैं श्रीनिवास बीवी, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल को शेयर किया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने असम पुलिस को इसकी एक इंक्वायरी करने के लिए कहा है, और उस इंक्वायरी के तहत, वो इंक्वायरी भी शुरू हुई है, उसके तहत असम सीआईडी उस इंक्वायरी को देख रही है। और उस दो मामला, यहाँ पे दो इन्वेस्टिगेशन असम में अब श्रीनिवास बीवी के विरुद्ध शुरू हुआ है। एक जो एनसीडब्ल्यू के रिक्वेस्ट के ऊपर जो इंक्वायरी हो रही है, असम सीआईडी इसको इंक्वायरी को कर रही है, और इसके बाद एक इंक्वायरी रिपोर्ट एनसीडब्ल्यू को भेजेगी असम पुलिस, और इसके बेसिस पे एनसीडब्ल्यू आगे की कार्रवाई करेगी। और इसके साथ साथ जो आईपीसी के सेक्शंस में एफआईआर दर्ज किया गया है, तो आगे देखने लायक ये बात रहेगी कि असम पुलिस क्या श्रीनिवास बीवी, जो कि इस वक्त कर्नाटक की चुनाव में व्यस्त हैं, उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाती है कि नहीं। हमने आपने बचपन से ही एक नाम की हेल्थ ड्रिंक के बारे में बहुत कुछ सुना है, और उसकी पंच लाइन जो है वो तो बचपन में हर कोई जानते थे, तन की शक्ति मन की शक्ति, और फिर वो कंपनी का नाम। कई माता पिता इसे बच्चों को किसी भी हाल में पिलाना चाहते हैं, और महंगा होने के बावजूद भी इसे खरीद पाएं, क्योंकि कई बार निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए ये खरीदना उनके घर के बजट को बिगाड़ देता है। दावा होता है कि ये जो हेल्थ ड्रिंक्स होती हैं ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें दिखाया जाता है बढ़ता बच्चा, कि एक बच्चा इतना ही रह गया और एक ने वो हेल्थ ड्रिंक पी ली, वो 4 इंच ऊंचा हो गया या लंबा हो गया। तो ये बताया जाता था कि वो आप फलाना बॉय और ढिमकाना गर्ल, मतलब आपने बचपन से ये सारे ऐड देखे हैं, और ये बताया जाता है कि ये हेल्थ ड्रिंक बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, उनके विकास के लिए। वो और लंबे हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे और हेल्दी हो जाएंगे। तो की शब्द जो है वो है हेल्दी। लेकिन क्या ये हेल्थ ड्रिंक आपकी सेहत के लिए वाकई हेल्दी हैं? दरअसल ये कुछ सवाल एक यूट्यूबर ने उठा दिए, उसके बाद फिर जो कंपनी है वो नाराज हो गई। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपने वीडियो में बॉर्नवीटा नाम की एक कंपनी की एक समीक्षा कर दी। उसने बॉर्नवीटा नाम की कंपनी में शामिल तत्वों, जो बॉर्नवीटा जो होता है उसमें तत्व जो हैं उसके बारे में जानकारी दी। दावा किया कि बॉर्नवीटा में शुगर कहीं ज़्यादा है जितना उन्होंने दावा किया है। ये उस यूट्यूबर और उस इन्फ्लुएंसर ने ये दावा किया। इसके बाद सोशल मीडिया में बॉयकॉट बॉर्नवीटा का ट्रेंड चल पड़ा। ये मैं अखबार के माध्यम से बता रहा हूँ, नीचे सोर्स हमने डाल दिया है। इस खबर का सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स, उसमें ये बात सामने आई है। तो इन इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बॉर्नवीटा ने जो किया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कानूनी नोटिस भेज दिया, इसका जिक्र है। इसके बाद इन्फ्लुएंसर ने इस वीडियो को हटा दिया और खेद जाहिर कर दिया। बॉर्नवीटा ने बयान जारी कर दिया
और उसके बाद उत्पाद में शुगर कंटेंट रोज की जरूरतों से कम होने का दावा किया। यह भी इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इस बीच कंज्यूमर वॉइस नाम की एक एजेंसी ने खाद्य उत्पादों पर निगाह रखने वाली सरकारी संस्था FSSAI में से मांग की है कि वो इस बारे में एक कुछ नियम बनाए या नियम बताए। अब दो सवाल उठते हैं। पहला, इस तरह से हेल्थ ड्रिंक्स कितने सुरक्षित हैं, और दूसरा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसी क्या भूमिका निभाते हैं कि एक वीडियो पर कैडबरी जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी परेशान हो गई। पहले इन इन्फ्लुएंसर्स का इन्फ्लुएंस आपको बता देते हैं। अब आप तो ये सोचते हो कि इन्फ्लुएंसर माने कोई क्रिकेटर हो गया या कोई फिल्म स्टार हो गया, अभिनेता हो गया, कि वो आए और उन्होंने ऐड कर दिया। लेकिन आप ये सब तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी बता दें। दरअसल होता क्या है कि एक अध्ययन ये कहता है कि 90% लोग किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर की सिफारिश पर वो उत्पाद खरीदते हैं। इसीलिए तो विज्ञापन की दुनिया इतनी जवान है और बड़े खिलाड़ी और अभिनेता किसी खास उत्पाद का विज्ञापन करते हुए दिखते हैं और वो पैसा कमाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बहुत प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि वो लोग कि आप इंस्टाग्राम पे अपनी रील देख रहे हैं, उसमें भी आपको प्रभावित किया जा रहा है कि ये बताया जा रहा है ये ले लीजिए। और इसमें बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से, जिसमें वो ये बताते हैं कि भाई ये चीज़ लो या ये चीज़ मत लो। वो गुण भी गिनाते हैं। आप देखते होंगे यूट्यूब पर ये आता होगा कि 5 कारण जिसकी वजह से आप ये गाड़ी ना लें, या 5 कारण जिसकी वजह से आप ये ना लें, या ये हेल्थ ड्रिंक ना पिएं। ऐसे भी लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं और हम और आप जाकर के उसको क्लिक करते हैं। तो ये कितनी ईमानदारी से और पारदर्शिता से ये जांच होती है, और ग्राहकों से ये कंपनियां कितनी ईमानदारी से बर्ताव कर रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अध्ययन के मुताबिक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। अब आते हैं हेल्थ ड्रिंक्स पर। मेरा तो ये मानना है कि कुदरती हेल्थ ड्रिंक्स जो हैं वो किसी दिन फैक्ट्री में बने हेल्थ ड्रिंक्स से बहुत अच्छे होते हैं। मैं आपको अपना व्यक्तिगत वो बता दूं अनुभव। अभी कुछ ही दिन पहले गर्मी आ गई है, सत्तू चने का घोल नींबू और काला नमक मिलाकर पीना शुरू कर दिया है। भयंकर स्वादिष्ट होता है, आप भी शुरू कर दीजिए। पूरे बिहार और यूपी में तो पिया ही जाता है गर्मियों में थोड़ी सी बर्फ अगर आप मिला लें तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन कायदे से बच्चों के लिए कितनी शुगर ठीक है, और कई हेल्थ ड्रिंक्स कितने शुगर का दावा करते हैं, आइए आपको वो बताएं। बच्चों के लिए शुगर की आदर्श मात्रा 19 से 24 ग्राम प्रतिदिन होती है। बॉर्नवीटा प्रति 100 ग्राम में 37 ग्राम शुगर का दावा करता है। ये जो हम दावा आपको बता रहे हैं, ये इन्हीं के जो कंटेंट्स में अगर आप वो पीछे घुमा करके देखें तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। माइलो एक कंपनी है, उसमें प्रति 100 ग्राम करीब 43.6 ग्राम शुगर का दावा किया जाता है। बूस्ट में 100 ग्राम में 35 ग्राम शुगर का दावा किया जाता है, और कॉम्प्लान में 100 ग्राम में 29 ग्राम होती है। हॉर्लिक्स में ये 14 ही ग्राम शुगर होती है, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन हम लोग घर में क्या करते हैं, और ये एक आप लोगों के लिए भी एक चेतावनी ही समझ लीजिए कि इतनी चीनी के बावजूद उसको और बढ़िया बनाने के चक्कर में हम लोग चाशनी का घोल बना देते हैं ये अपने बच्चों के लिए, कि एक तो हॉर्लिक्स डाला या बॉर्नवीटा डाला या माइलो डाला, दूध में डाला या पानी में डाला, और उसके बाद उसमें चीनी और डाल दी। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये नुकसान देता है। डॉक्टर SK सरीन वाइस चांसलर हैं ILBS के, वो हमको बहुत ही विस्तार से बता रहे हैं कि क्या नुकसान पहुंच सकता है अगर आप ठीक से कोई चीज ना खाएं या ना पिएं। अगर न्यू बॉर्न बेबी, उसको आप पहले 6 महीने में 1 बार फ्रूट जूस दें या 2 बार फ्रूट जूस दें, तो 1 साल के अंदर और 5 साल के बीच जिस बच्चे को 2 बार फ्रूट जूस दिया गया पहले 6 महीने या साल में, 5 साल तक उस बच्चे में जिसे 2 बार फ्रूट जूस मिला, फैटी लिवर होने का चांस लगभग 3 गुना बढ़ जाता है 5 साल की उम्र तक में। ये जरूरी नहीं कि आप उसका बड़े होने तक वेट करें, बचपन में भी फैटी लिवर इतने यंग एज में हो सकता है। तो मैं कहूंगा फ्रूट जूस देने के बाद फ्रूट दे दें,
वो बेहतर है कि आप उसको फ्रूट जूस दें, और वो फ्रूट जूस स्पेशली अगर आपने कैंड लिया हो। इसका प्रचलन बहुत बड़ा है। मैं कई कंट्रीज का डेटा आपको बता सकता हूँ रैंडमली। जैसे आप स्विस कंट्री लीजिए, स्विस कंट्रीज में लगभग 30 से 40% बच्चों में, वहां तो हेल्दी किड्स फूड आ गया, बच्चों का हेल्दी फूड या और तरह का फूड जो है बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया। जापान में भी बढ़ गया, भारत में भी बहुत बढ़ गया। पर हाँ, ये प्रचलन मेरे ख्याल से शहरों में, जहाँ थोड़ा बहुत पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं या जहाँ पीयर प्रेशर है, हाँ भाई सारे बच्चे हमारे यहाँ हेल्दी नहीं, हेल्दी तो वो कहीं से नहीं है, हेल्थ फूड ले रहे हैं, तो ये प्रचलन इसलिए बढ़ा है। और इसका लिवर पे, और आज वर्ल्ड लिवर डे है 19 अप्रैल पे, तो वर्ल्ड लिवर डे के दिन मैं चाहूंगा इस बात को ध्यान रखें कि ये सारे ड्रिंक्स तभी हों जब आपको लगे इनका एडिशनल बेनिफिट हो, जिसका डाउट है। आपको बच्चे को सप्लीमेंट देने के बजाय प्रॉपर न्यूट्रिशन देना ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि देखिए, यहाँ पर कुछ जो बचपन में या गांव देहात में जो बताया जाता है ना कि ये इसका घोल पी लो, ये उसका घोल पी लो, रामबाण इलाज होता है वो। आपको कोई ऐसी चीज़ बाजार से बंद सील पैक में प्रिजर्वेटिव से भरी हुई, जिसमें एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग से लैस पीने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी दादी से या बाबा से या माताजी से या पिताजी से आप पूछ लीजिए, अपने घर में बात कर लीजिए, ऐसे ऐसे बढ़िया देसी नुस्खे मिलेंगे और ऐसी ऐसी हेल्थ ड्रिंक्स मिलेंगी कि उसकी मार्केटिंग को ज़रूरत ही नहीं है। जैसे एक शुरुआत करके देखिए, चना सत्तू का घोल। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर होंगे। दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज सुबह एक निलंबित वकील ने एक महिला पर फायरिंग की। राधा नाम की इस महिला और एक मुंशी को गोली लगी है। इन दोनों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। फायरिंग करने वाले कामेश्वर सिंह को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। कोर्ट परिसर में क्यों गोली चली और कैसे चली और वो पिस्तौल अंदर कैसे जा पाई, रविश रंजन शुक्ला की देखिए यह रिपोर्ट। दिल्ली का साकेत कोर्ट एक नहीं बल्कि 4 गोलियों से सुबह 10:30 बजे दहल उठा। साफ तौर पर दिख रहा है कि एक वकील और महिला के बीच पहले कहासुनी होती है, फिर वकील ने एकाएक गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोली चलाने वाले शख्स की पहचान कामेश्वर सिंह के तौर पर हुई है। पता चला है कि 2 साल के लिए इसको प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया गया था। आरोपी की गोली से घायल महिला की पहचान एम राधा के तौर पर हुई है। इनके बीच पैसों के लेन देन का विवाद था। इंसिडेंट का जो अक्यूज्ड है वो भी मीडिएशन के पर्पस के लिए आया हुआ था। वो यहाँ पे एज अ लॉयर काम करता था, काफी सालों से काम करता था। ही वॉज इन हिज लॉयर्स यूनिफॉर्म। वो अंदर घुसा है और उसने 4 राउंड फायरिंग की है, जिसमें से 3 राउंड विक्टिम को हमारी लगी है। एम राधा नाम की विक्टिम को लगी है और 1 राउंड फायर एक वकील का मुंशी है उसको लगी है। दोनों आउट ऑफ डेंजर है, दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन अदालत परिसर के अंदर गोली चलने की घटना से कोर्ट की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। ये वही जगह है, आप देख सकते हैं कि लॉयर्स चैम्बर, जिसके बाहर एक वकील जो है उसने तकरीबन 10:30 बजे राधा नाम की एक महिला के ऊपर में यहीं पर फायरिंग किया। ये जो वकील है ये बताया जा रहा है कि कामेश्वर सिंह इसका नाम है और इसी जगह पर उसने तकरीबन 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 3 गोलियां राधा को लगी। ये बताया जा रहा है कि 2022 में राधा झा को उसने 25 लाख रुपए दिए थे और उसके बाद में कुछ पैसे का विवाद हुआ और फिर उसने जो राधा है उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवाया 2022 में और उसके बाद ये पूरा केस जो है इसी साकेत कोर्ट में चल रहा था। आज उसी की जो पेशी थी उसी में राधा आई हुई थी और जैसे ही राधा आई यहाँ पर उस वकील के साथ में पहले बहस हुई, कहासुनी हुई और उसके बाद में उस आरोपी वकील ने तकरीबन 5 राउंड गोलियां यहीं पर चलाई। राधा यहाँ से फिर भागी
और बचने की कोशिश किया उसने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी पुलिस ने हालांकि इसको बंद कर रखा है, लेकिन यहाँ से राधा ने भागने की कोशिश की उस जगह से, और उसके बाद में उसको फिलहाल अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ पर उसकी हालत स्थिर बनी हुई है, खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर ट्वीट करके सवाल खड़े किए। दरअसल साल भर पहले गोली चलाने वाले आरोपी वकील कामेश्वर सिंह ने राधा नाम की महिला पर 25 लाख रुपए लेने का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस केस में ये महिला अपनी तारीख पर आई थी। इस मामले में पीड़ित महिला के वकील राजेंद्र झा का आरोप है कि कामेश्वर सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है और वो बहुत पहले से उसे धमकाता रहा है। क्रिमिनल हिस्ट्री है, धमकी दे रहा है, उनकी डिमांड की कोई कीमत नहीं है। अच्छा, हमेशा बोलते रहता था मार दूंगा मार दूंगा। वो सस्पेंडेड है। वो भी एक पहले जो वकील था उनका मकान कब्जा कर रखा था, उन्होंने कंप्लेन किया था तो बार काउंसिल ने उसको 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। फिलहाल साकेत कोर्ट की सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। गिरफ्तार हुए कामेश्वर सिंह से भी पूछताछ चल रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक माहले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कल देश भर में ईद मनाई जाएगी। सऊदी अरब में आज ईद मनाई गई। कल भारत में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाएगा। इससे पहले आज दिल्ली, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, कोयम्बतूर, कोलकाता, अहमदाबाद, हमने बताई दिया आपको, और बनारस में वहां से कई तस्वीरें आई हैं। रमजान के आखिरी दिन की नमाज अदा की गई। साथ ही बाजारों में भी ईद से पहले रौनक दिखाई दे रही है। तो हमारे सभी दर्शकों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं।